सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की यह क्लास जो है आपके इतिहास पर आधारित होगी। इतिहास के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आज की इस क्लास में हम आपके इतिहास के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर देंगे, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, मुगल साम्राज्य हो, यह पूरा का पूरा सिलेबस। तो आज की इस क्लास को मत मिस करिएगा। हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। इतिहास के संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन आपके सामने सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ प्रश्न और उत्तर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी के 3 दिन की क्लास में आप जितना भी अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित हो सकते हैं हो जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? क्या बिंदुसार ने कराया था, पुष्यगुप्त ने कराया था, या राधागुप्त ने कराया था, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की अगर बात करें कि यह सबसे पहले सुदर्शन झील बताइए किस राज्य में स्थित है। बताइए सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। चले, अगर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पुष्यगुप्त। जी हाँ दोस्तों, पुष्यगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कराया गया था। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बताइए, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आपके पेपर में फिर से आ सकता है। तो बता दीजिए कि वह कौन सा शासक है जो रक्त और लौह की नीति को अपनाता था। ए ऑप्शन का रहा है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन का रहा है सिकंदर लोदी, और सी ऑप्शन का रहा है जलालुद्दीन खिलजी, और डी ऑप्शन का रहा है बलबन। जल्दी से बता दीजिए लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाता था। चलिए जल्दी बताइए। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखे तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की, तो वहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा बलबन, क्योंकि बलबन के द्वारा ही यह रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था। तो आपके लिए उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आज की प्रश्नों की श्रृंखला को मिस करेंगे तो आप पछताएंगे बहुत। हम पहले ही चेतावनी दे देते रहे हैं, या आप निवेदन समझ लीजिए, जो भी समझना हो। ठीक है, लेकिन इस क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था? सबसे पहले यहाँ प्रश्न में भी एक प्रश्न है, हम उसको बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा, ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह कहाँ पर है। तो ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है। ठीक, चले आपको प्रश्न में भी एक प्रश्न मिल गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तो आप उत्तर दे दीजिएगा कि दिल्ली में है। चले अब आते हैं इस प्रश्न पर। पूछा गया था सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? निर्माता मतलब बनवाया किसने था, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन का रहा है इब्राहिम लोदी, और सी ऑप्शन का रहा है महमूद लोदी, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था? अगर बात करें सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता, तो वो हमारा हो जाएंगे इब्राहिम लोदी।
जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी के द्वारा ही दिल्ली में सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया गया था। और कई लोग होंगे जो इसका ए ऑप्शन भी दे दिए होंगे कि सिकंदर लोदी ने खुद बनवाया था। बिल्कुल नहीं, सिकंदर लोदी ने अपना मकबरा नहीं बनवाया था। यह जो मकबरा है इब्राहिम लोदी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से ये प्रश्न लिया गया, देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी। ए ऑप्शन कर रहा है पाषाण युग, बी ऑप्शन कर रहा है कांस्य युग, सी ऑप्शन कर रहा है ताम्र युग और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चले बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। अगर बात करेंगे इस उत्तर की तो क्या होगा, बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात करें किस युग की थी, वो थी कांस्य युग की। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम आपको परीक्षा वाले दिन आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर की प्रोवाइड करेंगे परीक्षा वाले दिन, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आखिरी मैराथन क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में हम परीक्षा वाले दिन आपके सामने लाइव होकर आपको परीक्षा का सलूशन भी कराएंगे, पेपर का सलूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और नया भी है। चलिए बताइए हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया। ए ऑप्शन करा है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन करा है राखल दास बनर्जी, सी ऑप्शन करा है जॉन मार्शल और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, अगर आपने उत्तर जॉन मार्शल को बताया तो आपका उत्तर 100% सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी का सभ्यता कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जॉन मार्शल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन सही, जॉन मार्शल। हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है। तो यह भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो जल्दी से बताइए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। क्या लोथल से मिलेगा, धौलावीरा से मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा या मोहनजोदड़ो से मिलेगा। तो चलिए उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करें इस प्रश्न की जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन कालीबंगा से। बिल्कुल सही, जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात किया गया यहाँ पर, तो यह हमारा उत्तर क्या होगा, कालीबंगा होगा। अब बताइए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगर बात करें लोथल की कहाँ पर स्थित है, लोथल स्थित है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक, इसे याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। लोथल गुजरात से। अगर बात करें धौलावीरा कहाँ से स्थित है, धौलावीरा भी यहीं गुजरात का ही एक शहर है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान, नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान। ठीक, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से लिख लेना है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में और हमारा प्रश्न का जो उत्तर कालीबंगा है वो स्थित है राजस्थान में। ठीक, चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये मोहनजोदड़ो। तो बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। क्या दयाराम साहनी ने किया, या राखल दास बनर्जी ने किया, या अमलानंद घोष ने किया, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चले
क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट स्पीड गति से कराएं, क्योंकि अब आखिरी समय है, आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा, हम स्पीड और तेज करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। जल्दी से बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। क्या अकबर को माना जाता है, या हुमायूं को माना जाता है, या बाबर को माना जाता है, या जहांगीर को माना जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। वैसे तो अकबर होना चाहिए था, लेकिन हमारा जो कई परीक्षाओं में प्रश्न यह पूछा गया था, वहाँ पर जो उत्तर दिया गया बाबर दिया गया, इसलिए हम भी यहाँ पर बाबर को ही मानते हुए चलेंगे। क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात करें या एसएससी की बात करें, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था और उसमें इन्होंने बाबर को बताया था। ठीक है, अगर बाबर ऑप्शन में न रहे तो आप अकबर भी मार सकते हैं। ठीक है, चलें फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बाबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। आपसे एक रचना के बारे में पूछा जा रहा है और बताइए हुमायूं नामा किसने लिखा। क्या गुलबदन बेगम ने लिखा था, जहांगीर ने लिखा था, या अकबर ने लिखा, या बीरबल ने लिखा। चलिए बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। आप लोग को पता होगा, क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आपने थोड़ा भी स्टैटिक जीके ही पढ़ा होगा तो आप उसमें यह प्रश्न देखे होंगे। ठीक है, अगर बात करें हुमायूं नामा की, तो इसके रचनाकार जो हैं गुलबदन बेगम जी हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न में कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत कौन थे। यहाँ पर कुछ प्रश्न सरल, कुछ मीडियम और कुछ प्रश्न टफ भी आपको मिलेंगे, लेकिन आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, भागिए मत। ठीक, एक जहाँ स्थायी रहिए। अब तो आखिरी के 3 दिन बचे हैं ना, आखिरी 3 दिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 3 ही दिन देखिए, ज़्यादा दिन हम आपसे नहीं जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। पूछा क्या गया था प्रश्न में कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत कौन थे। क्या रामानंद हैं, या रामानुज हैं, या कबीर हैं, या रैदास हैं। जल्दी बताइए उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। चलिए चलिए ठीक अभी मैं बता दे रहा हूँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, लोथल, ये सब बताएंगे। अभी आगे प्रश्न आएगा तो हम बता देंगे। स्थान तो मैंने बता दिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा, जो जैसे कालीबंगा किस नदी के किनारे पाया जाता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, लोथल, ये सब मैं बताऊँगा आगे अभी। ठीक, इस प्रश्न की उत्तर की बात करी जाए तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। रामानंद हमारे उत्तर में आ रहे हैं, क्योंकि यही उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था। दिल्ली सल्तनत आपको पता होना चाहिए कब से कब तक था। आप कमेंट करिए एक बार, पता है कि नहीं। ठीक है, प्रश्न पर आएंगे। पूछा गया था क्या, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था। क्या मुबारक शाह खिलजी थे, या नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, या मोहम्मद शाह थे, या इब्राहिम लोदी थे। आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए। चलें बताइए, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था। तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही, नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएंगे। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि जिंदा पीर तथा शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा जाता था? जल्दी से बता दीजिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर तथा शाही परवेश भी कहा जाता है? ए ऑप्शन कर रहा है अकबर, बी ऑप्शन कर रहा है जहांगीर, सी ऑप्शन कर रहा है शाहजहां और डी ऑप्शन कर रहा है औरंगजेब। चलें, बताइए। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही कहा जाता है। और शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही ये दोनों पदवियां या दोनों नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे फटाक से और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलें, एक बार क्लास को लाइक करिए आप लोग। तो चलिए, अभी तक लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है, लाइक कर दीजिए एक बार, उसके बाद क्लास को आगे जरूर देखिएगा। चलिए, फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? सबसे पहले यहाँ पर समझ जाइए कि मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ है। ए ऑप्शन का रहा है दिल्ली में, बी ऑप्शन का रहा है फतेहपुर में, सी ऑप्शन का रहा है आगरा में और डी ऑप्शन का रहा है लाहौर में। बताइए कहाँ पर स्थित है। चले, बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे कि शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा आगरा में। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए अब आप लोग। चलिए, कहा क्या गया था प्रश्न में? सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? ए ऑप्शन का रहा है अकबर, बी ऑप्शन का रहा है जहांगीर, सी ऑप्शन का रहा है शाहजहां और डी ऑप्शन का रहा है औरंगजेब। चलिए, बताइए। यहाँ पर ये मत समझिए, सबसे पहले आप इतना बता दीजिए कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे। बस हॉकिंस सुनते ही आप लोगों को उत्तर मार देना चाहिए। कहाँ? जहांगीर पर। जहांगीर पर उत्तर मार देना चाहिए। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में आए थे, तो वो था हमारा क्या? जहांगीर। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना क्या वर्ष 1905 में हुई थी, वर्ष 1906 में, वर्ष 1908 में या वर्ष 1909 में? जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसका उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, अब यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो आपके गांधी जी से संबंधित भी हैं, उनको भी देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी की एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है हिंद स्वराज, वही आपसे पूछा जा रहा है इसकी रचना कब हुई थी। ए ऑप्शन करा 1914 में, बी ऑप्शन करा 1915 में, सी ऑप्शन करा 1909 में और डी ऑप्शन करा 1916 में। चलिए बताइए कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप 4 से 5 प्रश्न और हैं आज की क्लास में। क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक, चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पर चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताइए, क्या बेलगाम के अधिवेशन की, या फैजपुर, या मुंबई, या लखनऊ, या इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर हमारे महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? जल्दी बताइए। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा बेलगाम का अधिवेशन था। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था बेलगाम का अधिवेशन। और बेलगाम कहाँ पर है? तो हम बताएंगे आपको, कर्नाटक में है बेलगाम। ठीक है,
कर्नाटक में बेलगाम 1924 में जो महात्मा गांधी जी हैं इनके द्वारा मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। आपको तो पता होगा ना, बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन का रहा है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन का रहा है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन का रहा है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए वेदों की ओर लौटो किसने दिया था नारा। तो बिल्कुल सही, वेदों की ओर लौटो का नारा की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अब यहाँ पर इस प्रश्न से पहले मैंने जो आपसे वादा किया वो बता रहा हूँ। जैसे सुनिए, अभी मैंने क्या बताया था कि कालीबंगा कहाँ पर पाया जाता है स्थान, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर, पाकिस्तान में। लोथल और धौलावीरा ये दोनों स्थान गुजरात में और राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाता है। अब यहाँ पर सुनिए कि कौन से स्थान है जो किस नदी के किनारे हैं, इसको सुन लीजिए। अगर बात करेंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है तो ये सिंधु नदी के किनारे है स्थित है, आप यह जान जाइए। अगर बात करें कालीबंगा किस नदी के किनारे है तो यह घग्गर नदी के किनारे है। अगर बात करें लोथल किस नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो यह रावी नदी के किनारे है। समझ गए? ना समझो तो कमेंट करिएगा, हम अगली क्लास में फिर बताएंगे। चले फिलहाल आएंगे अपने इस प्रश्न पर। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो जल्दी बताइए कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने किया। ए ऑप्शन करा अरविंद घोष, बी ऑप्शन करा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन करा बिपिन चंद्र पॉल और डी ऑप्शन करा विनायक दामोदर सावरकर। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने किया था तो उत्तर हो जाएगा हमारा विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चले पूछा क्या गया था, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ। क्या धौलावीरा से हुआ, लोथल से हुआ, राखीगढ़ी से हुआ या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही, जो लोग भी उत्तर लोथल बता रहे हैं यह हमारा उत्तर लोथल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है आप इसको भी लिख लीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे। ठीक, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है लोथल। और धौलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है, राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित है। आप इतना जान गए होंगे। ठीक, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, हरियाणा में। चलिए राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही होगा, लोथल। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आखिरी समय है, आप अगर हमारे पिछले क्लासेज को देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक नई क्लास आ रही होगी, आप उसको ज़रूर क्लिक करके पूरा देखिएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ठीक, चले आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।